देख रहे हैं खुलता आसमां, संस्था बयार का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने दोस्त और होस्ट मनोज मानव के साथ साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समृद्ध करने हेतु कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में जो खास है वो थोड़ा अंतर्मन को अंदर तक अति संवेदित कर देने वाला है। अपने अनुभव जीवन से जो हम प्राप्त करते हैं उसके खट्टे मीठे एहसासों को थोड़ी बड़े मीठे अंदाज में, हल्के अंदाज में कुरेदने की कोशिश है। और इसमें सबसे पहले आज हम जो देखने व सुनने जा रहे हैं वो एक कविता है जिसका शीर्षक है सपनों का सूनापन। और उसके बाद एक कहानी, मां। ये कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जो मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद शायद हर कोई चाहेगा कि हमारे घर में ये मुकदमा हो और हम ऐसी मुकदमा लड़ें, क्योंकि आज समाज जिस विभक्त संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, हमारा साहित्य आज अपनी अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, अपने समाज की सभ्यता को जीवित रख सकें। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कविता सपनों का सूनापन। कई क्षेत्रों में ताड़न मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, समझने की कोशिश करना। फिर ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके नैरेटिव्स में ताड़न का मतलब मारना कैसे, ऐसे नैरेटिव्स और इंटरप्रिटेशन में कुछ तो कहानी है भीतरघात। खोलता आसमां के फोर्थ आई में सब कुछ खोल कर रख देगा। पब्लिक फौजी। बीती रातों के कुछ सपने सच करने को आतुरित ने, आशाओं के गलियारों में मन दौड़ दौड़ के थकता है, दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। बीती रातों के कुछ सपने सच करने को आतुरित ने, आशाओं के गलियारों में मन दौड़ दौड़ के थकता है, दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। उलझे इतने ताने बाने, सुलझे कैसे ना ये जाने। उलझे इतने ताने बाने, सुलझे कैसे ना ये जाने। अब हाथों में छुअन है फूलों की। हम जीवन में बहुत सारे सपने देखते
पूरी जद्दोजहद करते। उसे पाने के सुर में, उसकी धुन में हम इतने धुनकी हो जाते हैं कि जीवन का एक बहुत बड़ा अनमोल हिस्सा कब हमारे हाथों से फिसल जाता है और पता ही नहीं चलता कि हम कब जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर गए। और वो पड़ाव भी बहुत हद तक हाथों से फिसल गया और तब जाकर कहीं वो सपनों की सफलता कुछ टुकड़ों में ज्यादातर या कुछ एक पूरी तरह से हमें प्राप्त हो ही जाती है अगर, तो वो वक्त ऐसा होता है जब हम उसे जिस रूप में उसके आनंद को महसूस करना चाहिए कर पाने की स्थिति में ही नहीं होते। तो हाथों में छुअन है फूलों की, सफलता मिलती तो है लेकिन हाथों में छुअन है फूलों की, पर पग का गखरू दुखता है। दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। बीती रातों के कुछ सपने सच करने को आतुर इतने, आशाओं के गलियारों में मन दौड़ दौड़ के थकता है। दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। उलझे इतने ताने बाने, सुलझे कैसे ना ये जाने। अब हाथों में छुअन है फूलों की, पर पग का गखरू दुखता है। दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। दिन के उजियाले में मिले जितने यहाँ बनकर अपने। दिन के उजियाले में मिले यहाँ जितने बनकर अपने। जब शाम हुई सब चले गए, सुनापन कितना खलता है। दिन के उजियाले में थे जितने मिले यहाँ बनकर अपने। जब शाम हुई सब चले गए, सूनापन कितना खलता है। दिन हौले हौले ढलता है, दिन हौले हौले ढलता है। मित्रों, अभी जो आप कहानी सुनेंगे आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी की, ये जो शीर्षक मां है, ये एक मुकदमे से जुड़ता है। एक मां के प्रति, बल्कि यूं कहें मां और पिता के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें लायक बनाते हैं कि हम उचित निर्णय ले सकें, लेकिन हम अक्सर उनके मामले में फिसल जाते हैं। सच्चाई से, वास्तविकता से अपने आप को जोड़ नहीं पाते। लेकिन इसके लिए हम कभी अदालत नहीं जाते। अदालत हम किसके लिए जाते हैं? धन, संपत्ति, पावर, पैसा। कभी माँ बाप को पाने के लिए भी तो अदालत जाते।
आनंद प्रकाश जी की ये कहानी, जिसका शीर्षक मैंने मां दिया है, आप एक बार सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ कह जाती है, आपको सोचने पर विवश कर देती है, अगर संवेदना की शून्यता पूरी तरह से आपके आत्मा में व्यवस्थित नहीं हो पाती। तो आइए आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी की कहानी, जो मैंने उनके फेसबुक वॉल से लिया है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मां। एक बड़ा अजीब सा मुकदमा था जो जज साहब को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, और वो अपने आप को खुशनसीब भी समझ रहे थे। मैं इतना नसीब वाला हूं जो मुझे इस तरह का मुकदमा देखने का मौका मिला है, उस पर अपना जजमेंट देने का मौका मिला है। वो जितने अंतर्द्वंद और उधेड़बुन में फंसे हुए थे, उतने ही अंदर से आह्लादित भी हो रहे थे और सोच रहे थे कि काश ऐसा मुकदमा हर घर से आता। आज तक तो वो कोर्ट कचहरी में जमीनी विवाद, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, धन दौलत, हिसाब पट्टीदारी, बस इसी तरह के मुकदमे का फैसला देते रहे। लेकिन आज एक ऐसा मुकदमा था जो उन्हें एक तरह से विचार शून्य भी कर दिया था। लेकिन फैसला तो देना था, मुकदमा ही ऐसा था। एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी ने अपने से 10 साल बड़े, यानी 80 साल के एक बुजुर्ग अपने बड़े भाई पर मुकदमा किया था। जी हाँ, और मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि वो जज साहब के सामने बस एक ही गुहार लगाया था, जज साहब आप हमारे साथ न्याय कीजिए। ये जो हमारा बड़ा भाई है, ये हमसे उम्र में 10 साल बड़ा है, 80 साल का हो चुका है। ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, जबकि मैं इससे 10 साल छोटा हूं। मेरी शारीरिक अवस्था भी ऐसी है कि मैं इससे बेहतर काम कर सकूं, लेकिन फिर भी ये मुझे मेरा हक नहीं दे रहा है। वो हक क्या था? ये मुकदमा भी 2 भाइयों के बीच के विवाद का ही था, लेकिन इसकी विषय वस्तु ऐसी थी कि जज साहब कोई फैसला सुना पाने की स्थिति में ही नहीं अपने आप को महसूस कर रहे थे। मुकदमा ही ऐसा था। अब बताइए भला, एक 70 साल उम्र के आखिरी पड़ाव में एक आदमी जब पहुंच चुका है और अपने से 10 साल बड़े 80 साल के भाई पर मुकदमा करता है और न्याय की गुहार लगाता है कि जज साहब मुझे न्याय दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई पिछले 40 साल से मुझ पर अन्याय करता रहा है, 40 साल से। बताइए भला, इसकी उम्र 80 साल है और पिछले 40 साल से ये मेरी 110 साल बूढ़ी मां को अपने पास रखे हुए, और मुझे मेरी मां को मेरे पास नहीं आने देता है, जबकि इसकी उम्र 80 साल हो गई है। मैं इससे 10 साल छोटा हूं, मेरा शरीर अभी इससे ज्यादा मजबूत है। ये खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता और ये मेरी माँ 110 साल की माँ को अपने पास रख करके उनकी सेवा क्या करेगा?
जज साहब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करें तो क्या करें। उन्होंने जांच परख करने की कोशिश की कि आखिर ये 110 साल की बूढ़ी माँ जो व्हील चेयर पर आई है, जिसकी वजन मुश्किल से 30-35 किलो की होगी, उसकी सेवा जो खुद चल नहीं सकती, जो अपने नित्य कर्म को भी नहीं कर सकती, उसके लिए ये मुकदमा करने आया है। कहीं कोई धन संपत्ति का कोई मामला तो नहीं है जो ये इसके ऊपर के चेहरे कुछ और हैं और अंदर के चेहरे कुछ और ये बड़ा भाई भी कहीं कुछ ऐसा ही तो कोई फायदा नहीं उठा रहा है जिससे छोटे भाई के साथ अन्याय हो रहा हो उसके हक का। जज साहब ने उस बूढ़ी माँ को बुलाया और उस बूढ़ी माँ से पूछा, दादी माँ, आप ये बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। उस बूढ़ी दादी के आंख में आंसू थे, दोनों आंख आंसू से टपटपाए हुए। बोली, बेटा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं दुनिया की सबसे धनी मां हूं, जिसकी सेवा करने के लिए उसके दोनों बेटे आज अदालत में मुझे लेकर आ गए। काश ये दौलत हर माँ के पास हो, हर पिता के पास हो, और ऐसी दौलत के बारे में मैं आपको क्या सलाह दूं? मैं किसे ना कहूं और किसे हाँ? तो आप जज लोग भगवान होते हैं, जो फैसला सुनाइएगा। मैं जज साहब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। डबडबाई आंखों से, रुंधे गले से उन्होंने एक फैसला सुनाया। 40 साल से सेवा कर रहे अपनी मां को इनकी उम्र अब 80 साल हो गई है और उम्र के लिहाज से ऐसा अदालत महसूस कर रही है कि वो अपने छोटे भाई की अपेक्षा अपनी मां की सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अदालत ये फैसला देती है कि अब उनके छोटे भाई अपनी मां की सेवा करेंगे और मां उनके पास रहेंगे। ये फैसला आना था कि बड़ा भाई फुट कर रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि सरकार, ये आपने कौन सा फैसला सुना दिया। अपने छोटे भाई पर गुस्सा होकर बिलखते हुए कहा कि अरे तूने तो मुझसे मेरा स्वर्ग ही छीन लिया जीते जी। मेरी जिंदगी के आखिरी पल में तूने मुझे स्वर्ग से दूर कर दिया। जब तू जानता है कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं, मैं तुमसे कमजोर हूं, तो कुछ दिन और धीरज धर लेते। भाई अपने बड़े भाई को गले लगाते हुए बोला, भैया तुम तो अभी मुझसे 10 साल बड़े हो, लेकिन माँ मुझसे 40 साल बड़ी है, पर तुमसे 30 साल ही बड़ी है। क्या मुझे इस स्वर्ग में जीने का हक नहीं है? और दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे।
और माँ के चरणों में दोनों बैठ गए। दोनों ने अपना सर माँ के चरणों में झुकाया और माँ की कांपते दोनों हाथ दोनों बेटों के सर पर, और उन दोनों ने फैसला लिया कि हमने जो बंटवारा किया है हिस्सों का, उस वजह से माँ हमसे दूर रह रही। अब हम दोनों जब तक कम से कम माँ जीवित रहेंगी तब तक एक साथ रहेंगे और माँ की सेवा मिलकर करेंगे। हम दोनों माँ के चरणों में रहकर उस स्वर्ग का सुख भोगेंगे। जज साहब का फैसला उन दोनों भाइयों के फैसले के आगे छोटा पड़ गया और जज साहब ने कहा कि नहीं, कानून से बड़ा मनुष्यता का फैसला होता है। कानून कहीं न कहीं एक निर्जीव प्राणी है, लेकिन मनुष्य और उसकी मनुष्यता का निर्णय हमेशा मानवता की रक्षा करने वाला होता है। तो ये था आज का कार्यक्रम काव्य कथा। काव्य कथा के ऐसे ही एक से बढ़कर एक प्रासंगिक प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिए संस्था बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां से। और अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा कर रखिए और अपने लोगों को भी शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हम पूरे हौसला के साथ आपके सामने और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हों। तब तक दीजिए अपने दोस्त और होस्ट मनोज मानव को विदा। नमस्कार।